के लिए कैसा संघर्ष है जिसमें हर चाल सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए चली जा रही है। जी हाँ, इसी तरह की कोई कुर्सी होगी जिसके लिए चाल सत्ता की चली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि लोकतंत्र के तय नियम को कौन तोड़ रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह बीजेपी पर अपने बागियों को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए बेंगलुरु पहुंच गए और कहा कि बिना इनसे मिले वापस नहीं लौटूंगा। दूसरी तरफ बागी विधायकों का कहना है कि हम दिग्विजय सिंह के चलते ही मध्य प्रदेश से बेंगलुरु आए हैं, तो उनसे मिलने का सवाल ही नहीं है। कमलनाथ कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान बेवजह सीएम बनने के सपने देख रहे हैं, तो उधर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सभी पक्षों के बीच जोरदार मौखिक घमासान हुआ। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बागियों पर शोर, किस कमल का जोर। माननीय हमारे विधायकों से बिना मिले नहीं जाऊंगा। भाई बीजेपी के वालों ने हमारे कांग्रेस के एमएलए को क्यों पकड़ रखा है? माचिस को भेजा है आग बुझाने। भोपाल के ड्रामे का शोर बेंगलुरु में भी खूब सुनाई दिया। दिग्विजय सिंह बागियों को मनाने उनके होटल जा पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। नाराज दिग्विजय वहीं धरने पर बैठ गए तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एमएलए से नहीं मिलने दिया जाएगा, आप यही रहेंगे? निश्चित तौर पे रहेंगे, सरकार भी बचाएंगे और हमारे एमएलए स्वयं को हम वापस लाएंगे। शिवराज सिंह जी जो सपना आ रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही मुख्यमंत्री बनने की। ये 16 लोगों को वापस लाने में आप क्यों घबरा रहे हैं? जब इनको धमकी दी जा रही है तब तो कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी कहलवा लो। बड़ा शोर मचा रहे थे। बेंगलोर के सभी विधायक साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से है, इस सरकार के खिलाफ है। अब कमलनाथ जी, तू ना इधर उधर की बात कर, भैया जल्दी फ्लोर टेस्ट करा। उन पर दबाव है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सभी विधायकों को भोपाल लाया जाए। कांग्रेस बीजेपी पर विधायकों को बंधक बनाने के आरोप लगा रही है। उधर बागी विधायक कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से बेंगलोर में आया था और यहाँ से मैंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष महोदय को भेजा था। दिग्विजय सिंह जी बेंगलोर में आए हुए हैं, इन्हीं की बदौलत है कि मध्य प्रदेश में सरकार की नैया डूबी है। मैं इनसे कतई मिलना नहीं चाहता हूँ। हम मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से भगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज भी फ्लोर टेस्ट पर कोई फैसला नहीं हो पाया। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। आज बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, हम सभी 16 विधायकों को जजों के चैम्बर में पेश करने को तैयार हैं। हालांकि कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, हम कैसे तय करें कि विधायकों ने हलफनामे अपनी मर्जी से दिए हैं, किसी दबाव में नहीं। इस पर मुकुल रोहतगी ने राज्यपाल की चिट्ठी का हवाला दिया तो कांग्रेस के वकील ने कहा, राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने का अधिकार नहीं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्पीकर के वकील से पूछा, अगर विधायक स्पीकर के सामने पेश होते हैं तो क्या वो इस्तीफे पर फैसला लेंगे? इस पर जवाब के लिए स्पीकर के वकील अभिषेक मनु संघवी ने कल तक का वक्त मांगा। सवाल यह है कि बागी जब साफ साफ कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से बेंगलुरु में हैं, तो कांग्रेस का सियासी ड्रामा किसके लिए? और सवाल ये भी कि अगर विधायक अपनी मर्जी से बगावत कर रहे हैं तो भोपाल जाने में डर किसका? इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, बागियों पर शोर, किस कमल का जोर। और इसी के साथ ही आर पार का विश्लेषण हम आपको बता देते हैं। आज मध्य प्रदेश की सियासी लीला का विश्लेषण क्या कह रहा है? दरअसल दोनों तरफ से बागियों पर अपना अपना हक जताने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कह रही है कि मिलना ही नहीं चाहते दिग्विजय सिंह से विधायक, तो फिर क्यों मिले? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बंधक बनाया हुआ है वहां पर बैठे हुए विधायकों को। बागियों को मनाने के लिए मुद्दे को खींचना चाहती है कांग्रेस, ताकि उससे थोड़ा वक्त मिल जाए अपने बहुमत को जुटाने का, जो फिलहाल किसी सूरत में होता दिख नहीं रहा है। तीसरी बात यह कि 16 बागी अपने रुख पर कायम रहे तो बीजेपी को सत्ता मुमकिन है, और इसी तरह के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं जिससे डरी हुई है कांग्रेस पार्टी। वहीं क्या कांग्रेस की अपनी चूक से मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आया?
वो चाहे दिग्विजय सिंह के वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना हो या फिर विधायकों की नाराजगी। क्या कांग्रेस पार्टी ने ये समझने में भूल कर दी? इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। इस वक्त मैं परिचय करवा दूं, गौरव भाटिया हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, साथ ही शुभ्रास्ता लेखिका हैं, आज हमारी चर्चा में शामिल होंगी, साथ ही अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति से गुजर रही है वो तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी अभी भी उन विधायकों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाई है कि वो विधायक जो बेंगलुरु में है, जिनसे दिग्विजय सिंह मिलना चाहते हैं, वो उनके साथ हैं। और अगर ऐसा होता तो आप भेज देते दिग्विजय सिंह को मिलने के लिए। वो मना करते, नहीं करते, मानते, नहीं मानते, वो सब सामने आ जाता। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो आज सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई हुई तो मध्य प्रदेश सरकार की ही किरकिरी हुई है। और किरकिरी क्यों हुई है मैं आपको बताता हूं। एसआर बोमई का जजमेंट है, ये संवैधानिक पीठ थी, 9 जजेस सर्वोच्च न्यायालय के कहते हैं कि कोई सरकार बहुमत में है या अल्पमत में है, ये केवल और केवल जो विधानसभा है उसके पटल पर तय हो सकता है। गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप सिद्ध करिए कि आपके पास बहुमत है, लेकिन स्पीकर साहब, स्पीकर जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, वो फ्लोर टेस्ट ही नहीं करवा रहा। तो इसलिए आज सर्वोच्च न्यायालय में ये बात उठाई। और किसने उठाई मैं आपको बताता हूं। बीजेपी की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने तो उठाई, लेकिन ये जो रेबेल एमएलए हैं इन्होंने भी उठाई। इनके वकील ने, उन्होंने कहा हम अपनी इच्छा से कर्नाटका में हैं और कोई जबरन हमसे कुछ नहीं करवा रहा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो एमएलए हैं ये कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जो 22 है जिसमें 6 का इस्तीफा ले लिया। दूसरी बड़ी बात, आप स्पीकर का कंडक्ट देखिए, 6 का इस्तीफा ले लिया। मेरा प्रश्न तो इतना है, बाकी 16 का क्यों नहीं लिया? ये बात आज सर्वोच्च न्यायालय में आई। तो कहीं ना कहीं ये जो छल कपट की सरकार है ये गिरेगी, और इसलिए गिरेगी क्योंकि इनके पास आज नंबर नहीं है और ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये बहुमत की सरकार से तो मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूं कि इन 16 विधायकों में से किसी पर आपको भरोसा नहीं है? क्योंकि अगर भरोसा होता तो ये मुलाकात कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से हो गई होती और आज तस्वीर सामने होती। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मसला है वो तो फ्लोर टेस्ट से ही हल होने वाला है। नहीं, मैं प्रीति जी एक बार फिर पुनः अपनी बात कहना चाहूंगा। आप कह रहे हैं इन पे भरोसा नहीं है, आज की डेट में इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए और अगर फ्लोर टेस्ट रखा जाएगा जिसकी तिथि निर्धारित हो जाएगी, उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, तो ये एमएलए अपनी इच्छा से या तो वहां पे सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? ये तो विचित्र बात है कि कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस के अस्तबल में रहें, यह भी सुनिश्चित करने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी का है। वहां पे सरकार बनी रहे ये भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अरे सवाल तो ये बनता है, कांग्रेस के एमएलए क्यों चले गए? क्यों राजा की तरह राज कर रहे थे, सेवा नहीं कर रहे थे जनता की? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा जो वादे कांग्रेस ने किए, किसानों का कर्जा माफ होगा, नहीं करे, और जनता उनसे पूछती थी, इसलिए वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आपके इन सवालों का जवाब लेने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय करवा देती हूँ। चेतन सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं और साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम, स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ है। प्रमोद कृष्णम जी, आपने देखा दिग्विजय सिंह आज गए और वहां पर कैसे विधायकों ने इनकार कर दिया। इतनी फजीहत कराने की जरूरत क्या थी दिग्विजय सिंह को? क्या उन्हें पता नहीं था कि नहीं मिलना चाहते हैं विधायक? और क्या चाहिए सबूत आपको कि अब वो साथ नहीं आने वाले हैं? देखिए प्रीति जी, आपने तो विधायकों के 2 या 3 के वीडियो देखे, किन परिस्थितियों में वीडियो बनाए गए, लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि दिग्विजय सिंह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इतना सीनियर लीडर और कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा के, अगर वो उन एमएलए उनके वोटर हैं और अभी तक वो कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, अगर वहाँ गए हैं तो पूरी बंगलौर कर्नाटक की सरकार, देश की सरकार किस तरह से दिग्विजय सिंह जी से घबराई हुई है। सारा तो पुलिस प्रशासन उनके साथ और दिग्विजय सिंह ही है जो नैया डूबी है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में। दिग्विजय सिंह जी खा जाएंगे नहीं,
क्या तो बोल रहे प्रीति जी, दिग्विजय सिंह जी उन एमएलए को गठरी बांध के सर पे रख के हनुमान जी की तरह ले आते क्या जबरदस्ती? कैसी बातें हो रही हैं? ये डेमोक्रेसी का बीभत्स रूप है, ये प्रजातंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है कि दिग्विजय सिंह जी को उन्हीं की पार्टी के एमएलए से नहीं मिलने दिया जा रहा है। अगर वो एमएलए सच में आचार्य प्रमोद जी सुनिए, कुछ सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको हमारी स्क्रीन दिख रहे हो, कुछ सवाल है। अभिषेक मनु सिंघवी से जब ये पूछा गया कोर्ट रूम में कि भाई आपके सामने अगर विधायक ला दिए गए तो आप इस्तीफा मंजूर कर लेंगे, तो वो चुप रह गए। क्यों भाई? आपको बोलना चाहिए था कि हाँ भाई कर लेंगे। उसमें भी आपने बोला कि हम कल जवाब दे पाएंगे, हमें वक्त चाहिए। करेज क्यों नहीं है कांग्रेस पार्टी में सच्चाई का सामना करने की? प्रीति जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ मुझे तो नहीं मालूम है, आपको मैं आपको बता रही हूँ सिलसिलेवार तरीके से। सीधा सा सवाल और सीधी सी बात। ओके प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई विधायक दो सवाल करना चाहता हूं, अगर कोई विधायक किसी का विरोध करना चाहता है, किसी का समर्थन करना चाहता है, तो उसकी एक प्रक्रिया है। वो 16 विधायक या 22 विधायक कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीते हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी के ही एमएलए हैं। तो वो जब फ्लोर टेस्ट में विधानसभा अध्यक्ष से मिलने में उन्हें प्रॉब्लम क्या है? बस इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल है। और इतना बड़ा बवाल कर रखा गौरव भाटिया जी, इतने वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े भारी वकील ने भी तो कहा है कि हम आपके कहने पर हम विधायकों को ले आएंगे। तब क्या स्टैंड होगा कांग्रेस पार्टी का? आप ही बता दीजिए। चलिए कल ही पेश कर दिया जाए, मान लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं, हम वैसे बता रहे एक संभावना के तौर पर कल ही पेश कर दिया जाए, फिर क्या होगा? इस्तीफा मंजूर कर लेंगे स्पीकर साहब? तो फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। ये तो स्पीकर के विवेक के ऊपर आधारित है, निर्भर करेगा। जब विवेक वो चिल्ला के कह रहे हैं कि फिजिकली प्रेजेंस होनी चाहिए, मैं उसका निर्णय कर दूंगा। अगर इस्तीफा स्वीकार होगा तो देन एंड देयर हो जाएगा, नहीं होगा तो हो जाएगा। अशोक वानखेड़े, इस्तीफा तो हो जाएगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट कब होगा? यही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया। उसमें कहा गया कि भाई विधानसभा की कार्रवाई 10 दिन के लिए आपने क्यों कोरोना के नाम भेंट चढ़ा दी? आपने फालतू में ऐसा किया, बजट सत्र होना था, सरकार का कामकाज होना था, वो आपने नहीं करने दिया। तो ये जो टैक्टिक्स अपनाई गई कांग्रेस पार्टी से की तरफ से सरकार को बचाने की, ये जस्टिफाई नहीं हुई है आज कोर्ट में। अशोक वानखेड़े जी, बिल्कुल। देखिए, दोनों पार्टी के प्रवक्ता जो है वो मजाक समझ रहे, दोनों को पता है कि स्थितियां क्या है। गौरव भाटिया भी जानते हैं कि बीजेपी सत्ता के लिए वहां तैयार है, नहीं तो कांग्रेस के एमएलए के इस्तीफे बीजेपी के लोग लेके जाते स्पीकर के पास। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। बीजेपी का और कांग्रेस का इतना याराना कब से हो गया, ये प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, ये जो स्पीकर जो है वो इतने महान है कि 6 लोगों के इस्तीफे बिना सामने आए ले लेते हैं, बाकी 16 को अटका के रखते हैं, क्योंकि उनको उन 16 पे प्रेशर लाना है। रही दिग्विजय सिंह की बात, दिग्विजय सिंह आज मिलने जा रहे हैं। जब ये विधायक पहले उनको मिलना चाहते थे तभी मिल लेते, मुख्यमंत्री समय देते, तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती कि वो पार्टी छोड़ के जाते। उन विधायकों ने अपना एक वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगा रहा है कि हमारी इस्तीफे सैंक्शन हो। इसका मतलब अब कोई किसी को बंधक नहीं रखा गया। रही बात महामहिम दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जो बखान है उनके नाम के आगे, वो सब अपने जगह पे है। लेकिन कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो, यदि वो अशोक वानखेड़े को मिलना चाहते और अशोक वानखेड़े नहीं मिलना चाहते, तो देश का कौन सा कानून है जो मुझे कंपेल कर सकता है कि मैं उनको मिलूं? कोई नहीं। उन विधायकों ने लगातार कमिश्नर कर्नाटक बेंगलोर को लेटर लिख के संरक्षण मांगा है, और संरक्षण इसलिए मांगा है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति इतनी बुरी है कि मुख्यमंत्री को खुद कांग्रेस के एमएलए को जयपुर लेके जाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत से जोड़कर देख रहा है अपने आप को, वो सवाल बहुत ही मौजूद है। वो सवाल ये कि 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, 6 का आपने माना, 16 को क्यों छोड़ दिया? ये सवाल तो अहम है। सवाल आपका कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया आपसे। ठीक है, नहीं सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि वो विधायक दिग्विजय सिंह जी से मिले, चलिए मत मिलना चाहते हैं। अरे 6 भी तो नहीं मिले, मिलिएगा। 6 विधायक जिनका एक्सेप्ट किया वो भी तो नहीं मिले। नहीं, विधान स्पीकर का विशेष अधिकार है कि जिस इस्तीफे से मुतमईन हो, संतुष्ट हो, उसका स्वीकार कर सकता है। कल को 16 विधायक में से कोई आके ये कह दे कि साहब मैंने ये साइन नहीं किए थे, तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। ये लॉजिक नहीं समझ आया आपका?
अगर स्पीकर किसी से संतुष्ट नहीं है, जिन इस्तीफों से वो संतुष्ट हो गए उनके स्वीकार कर लिए, तो क्या इस्तीफे को, हमें अपना संवैधानिक अधिकार है, आपको अपना संवैधानिक अधिकार है, विधायकों का अपना संवैधानिक अधिकार है, बीजेपी का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन क्या स्पीकर का संवैधानिक अधिकार नहीं है? वो कौन से इस्तीफे की मुतमईन होने की स्थिति थी? सरकार मेजॉरिटी में नहीं है, आप डिसीजन ले रहे हैं सरकार की तरफ से, वजह बता दीजिए। आज आप अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। एक मिनट अशोक जी रुकिए, आज आप वजह बता दीजिए कि ये ग्राउंड रहा होगा, स्पीकर ने इन्हीं वजहों से एक्सेप्ट कर लिया इन 6 विधायकों का इस्तीफा। देखिए, मैं स्पीकर तो हूं नहीं, लेकिन स्पीकर के भी संवैधानिक अधिकार और विशेष अधिकार प्रदत्त किए गए भारत के संविधान के द्वारा। यदि कोई विधानसभा अध्यक्ष ये कहता है कि भाई इस विधायक के इस्तीफे में मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, तो वो पर्सनली उपस्थित क्यों नहीं होना चाहते हैं? ये सवाल आप बीजेपी से क्यों नहीं करते? सारा झगड़ा इसी बात पे है, बेंगलोर से लाओ, विधानसभा अध्यक्ष से अकेले में मिलवाओ, इस्तीफा स्वीकार, सरकार गिराओ, सरकार बनाओ। इसमें झगड़ा क्या है? सिंपल सी बात है प्रमोद जी की नजर में कि भाई विधायकों को ले आइए, वो इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं। वानखेड़े जी कुछ कह रहे हैं, फिर उसके बाद सुभाष सर, इसी पर आपका कमेंट। अशोक जी। हाँ, मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर इतनी खराब है कि मध्य प्रदेश के खुद के विधायक, मुख्यमंत्री उनको उठा के जयपुर रख रहे हैं। इसका मतलब अपने विधायकों की सुरक्षा वो नहीं कर रहे, उनको राजस्थान जाना पड़ रहा है। ऐसे में जो विधायक बैंगलोर है वो किस मुंह से उठ के आएंगे भोपाल? क्या सिक्योरिटी है उनकी? और यदि उनको सिक्योरिटी दे सकती है मध्य प्रदेश सरकार, तो पहले जो अपने साथ है एमएलए उनको दे। उनको जयपुर क्यों शिफ्ट किया? क्या कारण था? इसका मतलब आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था अशोक जी, उनको अशोक जी, आप ये कह रहे हैं कि विधायकों की सुरक्षा का सवाल है, तो केंद्र सरकार की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आईटीबीपी की सुरक्षा दिला दीजिएगा, सीआरपीएफ की दिला दीजिएगा, सीआईएसएफ, एनएसजी दिला दीजिएगा, भारत सरकार इनकी गौरव भाटिया जी वहां से भोपाल से लेकर बेंगलोर हंगामा कर रहे हैं। जयपुर क्यों विधायक शिफ्ट किए? सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, आपने जयपुर क्यों शिफ्ट किया विधायक? आपने जयपुर क्यों शिफ्ट किया? सकता हूं प्रीति जी, गुजरात में सरकार बीजेपी की है। 1000 सवाल जायज हैं। मैं तो कह रहा हूं अशोक जी एक बार इनसे भी पूछ लीजिएगा, विधायकों को लेके ये जाते हैं, लाने में क्या दिक्कत है? भाई बेंगलोर लेके भी तो बीजेपी गई, तो उन्हें वापस भी ले आए और विधानसभा अध्यक्ष से मिलवा दे। कि भाई आप ले गए, आप ले आइए, हम ले लेंगे इस्तीफा, फ्लोर टेस्ट भी हो जाएगा, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी, सरकार किसकी रहनी है किसकी जानी है। गौरव भाटिया जी बता दें। हाँ, इसमें दिक्कत क्या है बीजेपी को? अनफॉर्चुनेटली प्रीति जी, आचार्य प्रमोद जी के कथनानुसार ना तो भाजपा चलेगी और ना ही ये देश चलेगा। चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो या फिर कांग्रेस पार्टी की वकालत करने वाले वो वकील जिन्होंने आज कोर्ट में दावा पेश किया, इन दोनों को ऐसा लगता है कि पूरे देश की आज सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश है। बहुत अहम खबर है, लेकिन पूरे देश की एजेंसीज और पूरे देश का रिसोर्स कांग्रेस के एमएलएज को लेकर इन्वॉल्व रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नंबर 1। नंबर 2, तिलांजलि तो उसी दिन हो गई थी मॉरल्स और नैतिकता की प्रीति जी, जिस दिन समाजवादी पार्टी और बसपा इन दोनों के विधायकों को पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने में विलय करवा लिया था, जब नई सरकार बनने की बात थी। तो आज जिस ग्राउंड पे हम बात कर रहे हैं प्रीति जी, वो आज प्योरली रियल पॉलिटिक्स का ग्राउंड है, और उस पर्टिकुलर रियल पॉलिटिक्स में जो ज्यादा स्ट्रेटेजिक होगा वो जीतेगा। बहुत रोचक मंच पर आज मध्य प्रदेश की राजनीति है, और मुझे लगता है कि यहां पर बैठ करके स्ट्रैटेजी बनाने से ज्यादा अच्छा है कि हम आकलन करें कि पिछले 4-5 महीने में, जब भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा से यह ऑप्शन था, सरकार जब नहीं बनी थी उस समय भी ऑप्शन था, केवल 3 एमएलएज कम थे बीजेपी के पास। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है, इसके पीछे एक बहुत गहरी राजनीतिक व्यवस्था रही है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णन का कहना है कि भाजपा ये कर ले वो कर दे, तो मैं तो बार बार कहती हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता, उसके अलावा कांग्रेस के समर्थकों को ये लगता है कि भाजपा अपनी राजनीति तो करे ही, उनकी राजनीति भी चला ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा उनको एक्टिव होकर के फील्ड में उतरना क्यों भेजा गया? दिग्विजय सिंह से मिलना ही नहीं चाहते हैं वहां पर? आपकी तो बहुत करीबी है दिग्विजय, उन्हें ही आप एडवाइस कर देते कि आप मत भेजिए, आप मत जाइए, खुद आपको नहीं देखना चाहते या आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, या कमलनाथ खुद चले जाते या कोई XYZ चला जाता। इस तरह की बातें तो नहीं निकल के आती सामने।
शुभरास्ता जी जो कह रही थी कि तिलांजलि हो गई, भावांजलि हो गई, श्रद्धांजलि हो गई। गोवा में हमारे कांग्रेस पार्टी के 17 एमएलए जीते थे, 13 जीते थे बीजेपी के, लेकिन पार्टी तोड़कर सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। और 10 के 10 एमएलए को जब बीजेपी ज्वाइन कराई गई, कांग्रेस के 10 के 10 को, तब श्रद्धांजलि थी या तिलांजलि थी, भावांजलि थी? ये शुभरास्ता जी बताएं। महाराष्ट्र के अंदर आधी रात को गवर्नर फैसला करता, सुबह को अजीत पवार को ओथ करा देता ब्रह्म मुहूर्त में। तो शुभरास्ता जी बताएं कि लोकतंत्र की वो तिलांजलि थी, लोकतंत्र की भावांजलि थी या लोकतंत्र को श्रद्धांजलि थी? आचार्य प्रमोद जी, जो चीज संवैधानिक है वो चीज संवैधानिक रहेगी। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति उठकर खड़ा हो और कहे कि मणिपुर महाराष्ट्र में ब्रह्म मुहूर्त में अजीत पवार को ओथ कराई गई, वो लोकतंत्र की श्रद्धांजलि थी या लोकतंत्र की भावांजलि या लोकतंत्र की मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी ने सरकार बना ली थी। ऐसा क्या कारण रहा कि आपके एमएलए कमलनाथ से भी छिटक कर आगे बढ़ गए? आपको अपने से सवाल पूछने की जरूरत है। बाकी देश में बहुत सारी एजेंसीज हैं, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडेड। आप चैलेंज कीजिए, गोवा वर्डिक्ट को चैलेंज करते रहिए, मणिपुर की वर्डिक्ट को चैलेंज करते रहिए। आप यहाँ टेलीविजन स्टूडियो में बैठकर जनता के मैंडेट को संवैधानिक या गैर संवैधानिक नहीं बना सकते ना भाई। और पॉलिटिकल पार्टी समाज सेवा करने के लिए तो है, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा आपने शुभरास्ता को सवाल किया। आचार्य प्रमोद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दिग्विजय सिंह को जब देखना ही नहीं चाहते विधायक तो आपने भेजा क्यों? बीजेपी की लूट नहीं तो और क्या है? ये विधायकों की डकैती नहीं तो और क्या है? शुभरास्ता जी नहीं प्रीति एक शुभरास्ता जी मैंडेट मिला प्रीति जी नैतिकता, जनता का विश्वासघात, संविधान, ये शब्दों का उपयोग ना करे। हर पार्टी ने यही काम किया है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जब कांग्रेस हाईजैक कर जाती है शिवसेना को, सरकार बनाती है महाराष्ट्र में, तो बीजेपी अभी तक उसका रोना रो रही है कि जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। आज जब पीडीपी और बीजेपी साथ होती है तो सारे तो ऐसे सारे, इसलिए मैं कह रहा हूं नैतिकता, संविधान, जनता का विश्वासघात, जनता की भलाई, ये शब्द छोड़ दीजिए। सत्ता की राजनीति करने के लिए सभी राजनीतिक दल आए हैं। एन केन प्रकरण कैसा भी अपनी सत्ता आ जाए, इसके लिए साम दंड भेद सब उपयोग हो रहा है। जिसने होने दिया वो वीक है। आज कमलनाथ के हाथ से सत्ता चली गई, बिल्कुल चली गई, इसलिए कि बीजेपी के सामने वीक पड़ गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने दांव खेला, शरद पवार ने दांव खेला, बीजेपी निपट गई। आज गुजरात में बीजेपी ने खेल किया, राज्यसभा में एक सीट निपट गई कांग्रेस की। ये लगातार चढ़ा उतार आपको हर राजनीतिक दल में हर जगह आता है। अगर उसको केवल समाज सेवा करना है तो वो एनजीओ या ट्रस्ट खोले। नहीं तो वो एनजीओ या ट्रस्ट खोलेगी। तो इसमें नैतिकता, जनता के साथ विश्वासघात, ये बातें नहीं करें। पॉलिटिक्स की बात है, असंवैधानिक तो अपने एमएलए को अपने पास रखिए। मैंने यही कहा, नहीं रख सकते बिल्कुल तो फिर आप संविधान का रोना रोते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं। बहुत ही आने वाले समय में इस देश में यदि गैंगस्टर गन के पॉइंट पे लोगों को ले जाके मेजोरिटी सिद्ध करे तो भी वेलकम करना पड़ेगा। तो सियासत को हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने हिसाब से टूल की तरह इस्तेमाल किया है। चेतन, ये पूरा रायता तो कांग्रेस पार्टी का ही मध्य प्रदेश में फैलाया हुआ है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को संभाल नहीं पाए, फिर अब विधायकों को नहीं संभाल पाए, और ले दे के जो रही सही कसर थी वो दिग्विजय सिंह को भेजकर की जा रही है। दिग्विजय सिंह से मिलना नहीं चाह रहे, यहाँ तक बोल दे रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि दिग्विजय सिंह की वजह से ही नैया डूबी है। अब और क्या सबूत चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि आपकी जितने दिन बच रही है सरकार, बस उतने दिन ही बच रही है, ना नंबर है ना अब आपके साथ लोग हैं। फोन कट गया यार फॉरवर्ड। प्रीति जी, आप देखिए कितनी अफसोस की बात है। इस समय भारत के दो चेहरे नजर आ रहे हैं पूरे विश्व के ऊपर, पूरे विश्व के मंच के ऊपर। सबसे पहले आप ये देखिए कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, और उन्होंने क्या बोला, मिलके काम करने की। और उन्हीं के नाक के नीचे किस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक चुनी हुई सरकार, देखिए लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार
जो सिर्फ 18 महीने पुरानी है, उसके साथ राहुल गांधी का बड़ा बयान, बीजेपी पर हमला। उन्होंने कहा है कि सरकार की नाकामी का खमियाजा भुगतेगा देश। सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। समय समय पर राहुल गांधी ने पहले भी ट्वीट किया है, लेकिन ये इस वक्त राहुल गांधी का बड़ा बयान कोरोना वायरस पर घेरते हुए। आचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद कृष्णम जी। सरकार आपकी बचेगी नहीं बचेगी मध्य प्रदेश की, वो तो स्थिति है ही, लेकिन ये अभी मौजूदा वक्त कोरोना वायरस से लड़ने का है, अभी भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे राहुल गांधी, क्यों? देखिए प्रीति जी, एक बात तो बताऊं, मध्य प्रदेश की सरकार बचे या जाए, लेकिन लोकतंत्र बचना चाहिए और देश देख रहा है बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। हमारे जो विधायक हैं उन्हें बिल्कुल सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, भोपाल आए, अपने ऊपर कलंक का ठप्पा ना लगवाएं। कोरोना वायरस पर जहां दुनिया के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा हो रही है, वहां पर राहुल गांधी इसमें भी बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति ढूंढ रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी ने क्या गलत राहुल गांधी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी का खमियाजा भुगतेगा देश? WHO के अधिकारी तक, ग्लोबल अधिकारी, तमाम ऐसे डेलीगेट सामने आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के द्वारा लिए गए कदमों की तारीफ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कोरोना से निपटने में नाकाम है। अभी भी राजनीति करनी है या लोगों की जान बचानी है? देखिए मुझे ऐसा लगता है, कि पूरा देश का विपक्ष या देश की सब पॉलिटिकल पार्टी के सारे पॉलिटिकल नेता इस ये जो आफत आई है, ये जो कोरोना वायरस नाम की एक महामारी कहो, इसे जो भी कहो, एक समस्या हमारे सामने पैदा है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पैदा है। सब लोग मिलकर के सरकार के साथ खड़े हैं। कौन सरकार से कह रहा है कि तुम ये काम मत करो, ये काम मत करो? हम सब सरकार से कहते हैं कि सरकार जो बेस्ट कदम हो वो उठाए। आज ये नौबत आ गई है कि हम अपने स्टूडियो में लोगों को, आप जैसे खास मेहमानों को नहीं बुला सकते हैं, और उस पर हम पूरी सतर्कता बरत रहे हैं कि कोई भी गलती या चूक ना हो। ऐसे में सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी क्या मतलब है? प्रीति जी, मैं लगातार सरकार का आलोचक रहा हूं कई नीतियों को लेके, मैं सरकार का आलोचक रहा हूं कई नीतियों को लेके, लेकिन इस कोरोना के बारे में जो भारत सरकार ने जो काम किया उसका कोई सानी नहीं है। इतना अच्छा काम इस देश में हो रहा है, और आज सारे मंदिर से लेके मस्जिद, गुरुद्वारे हो के गिरजाघर हो, सारे धर्म के लोग इकट्ठा आए हैं, सारे, कोई इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है। यह महामारी है, और इस महामारी को यदि हम रोक सकते सब मिलके, तो सबको मिलना चाहिए। इसमें राजनीति करने वाला सबसे घृणित व्यक्ति हो सकता है, और आज राहुल गांधी ने फिर एक बार सबूत दे दिया कि वो राजनीति करने लायक नहीं है। मैं बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। जब देश एक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में उसको राजनीति करना, इससे ज्यादा और गंदी राजनीति और गंदी चीज कोई हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। आचार्य प्रमोद जी, क्यों भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी? क्यों भय का माहौल अपने बयानों के जरिए देना चाह रहे हैं देश में? देखिए, राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जो सरकार तैयारी कर रही है और उसमें तीव्रता, त्वरित गति से और ज्यादा काम करे, ताकि लोगों को फायदा हो। राहुल गांधी ये थोड़ी चाहते हैं कि कोरोना फैल जाए। आपके अलावा मुझे नहीं लगता, चेतन की मैं नहीं कह सकती कि इस बयान को जैसा आप परिभाषित कर रहे हैं वैसे ही बाकी भी पैनलिस्ट परिभाषित करेंगे। वो कह रहे हैं सरकार की नाकामी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा देश को। सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम है। आप कह रहे हैं कि वो और तेजी से काम करने की बात कह रहे हैं। तो स्पिरिचुअल गुरु भी है। देखिए, आपको लोग सुनते हैं प्रमोद जी, आप स्पिरिचुअल गुरु भी है। आप प्लीज इस पर ढक्कन मत रखिएगा, चद्दर मत डालिएगा इसमें, प्लीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं। आपकी एक इमेज है, अशोक जी, जस्टिफाई ना करें। ये जितना निंदनीय है उतना निंदनीय है। सरकार नाकाम करती है, सरकार नाकाम है, जाके प्रधानमंत्री के सामने बैठ के बोले, पब्लिक को डराए नहीं। आज आप स्टेटमेंट दे रहे हो, पूरे देश में बता रहे हो कि सरकार नाकाम है, ताकि लोग और डरे और भागे। ये साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी है। ये मौत किसी को पूछ के नहीं आएगी, कल आपके यहाँ आ सकती है, कल मेरे यहाँ आ सकती है। बहुत बहुत गलत बात है ये अशोक जी, और इसको सभी ने मिलकर काउंटर करना चाहिए। ओके अशोक जी, ना मैं ढक्कन लगा रहा हूं, ना चद्दर इस पे डालना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरे विपक्ष से कि सरकार के साथ खड़ा होकर के इस महामारी के सामने हमको पूरी ताकत से लड़ना है। मैं तो अपील कर रहा हूं सबसे कि गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना हमारा संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस आफत के इस काल में, आपत्ति के इस काल में हम सब सरकार के साथ हैं। और मैं अपील करना चाहता हूं सभी नेताओं से, गवर्नमेंट का साथ दें, सपोर्ट करें।
शुभ्राष्टा, और क्या करूं मैं? राहुल गांधी को अभी भी राजनीति सूझ रही है इस मौके पर, जब लग रहा है कि कब ये विपत्ति इतना बड़ा रूप ले सकती है, इस संकट के समय में भी इतनी घंघोर राजनीति। प्रीति जी, मुझे लगता है कि मैं अपील बार बार करती हूं मीडिया हाउसेस से कि राहुल गांधी जो एक इररेलेवेंट फोर्स हो चुके हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, उनके बयानों पर कभी भी तूल देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी एक विपक्ष होने के नाते कोई ढंग की बात तो की नहीं है। कोरोना वायरस वाला जो पूरा का पूरा मामला है, आप उस पर भी देखें, एक संजीदा बयान अगर उस इंसान की तरफ से आया हो, एक शिविर जो उन्होंने चलिए अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगवा दिया हो, जिसमें उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया हो कि किस तरीके से ये वायरस स्प्रेड ना हो, उस पर उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूएंट से एक बार सुन ले उनकी बात, तो आप बताइएगा। जिस व्यक्ति की पूरी राजनीति नरेंद्र मोदी को गाली देने की है, जिस व्यक्ति की पूरी राजनीति केवल और केवल अपने दिल और दिमाग में छुपे किसी घोर विरोध की हो, उस व्यक्ति की चर्चा हम प्राइम टाइम में करके क्या करें? देश का युवा उस व्यक्ति को नकार चुका है। ही इज नॉट माई लीडर, ही कैन नॉट बी द लीडर ऑफ एनी यंग अवेयर इंडियन ऑफ दिस कंट्री, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन व्हाट ही सेड। मुझे मतलब ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने आज तक कभी भी इस तरह के बयानों से राहुल गांधी अपने आप को इररिलेवेंट बताना चाहते हैं, जैसा शुभ्राष्टा कह रही है, या फिर उन्हें अभी इस संकट की घड़ी में राजनीति सूझ रही है, बजाय कि इस ओर काम किया जाए कि किसी तरह से इस खतरनाक वायरस को रोका जाए, इसमें भय भ्रम अफवाह ना फैलाई जाए? देखिए प्रीति जी, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, ये कोरोना की जो बीमारी महामारी आई है, ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला है। इसके ऊपर सबसे पहले किसने कार्रवाई करी थी, किसने सबसे पहले लोगों से अपील करी थी? राहुल गांधी जी ने। इन्होंने अपील करी, उसके बाद मोदी जी ने किया। अगर आप सीक्वेंस देखें तो पता चलेगा। दूसरी बात देखिए, जो 16 विधायकों को लेके जाया गया बैंगलोर, अगर ये बैंगलोर ना हो के, सुन तो लीजिए, 10 सेकेंड और दे दीजिए, सुन तो लीजिए। देखिए, अगर ये बैंगलोर नहीं गए होते विधायक, अगर ये भोपाल में, मध्य प्रदेश में ही होते, क्या ये जनता के साथ में मिलकर पूरी चीजों का मुआयना नहीं कर रहे होते? अब देखिए किस तरह का राजनीति का स्तर हो चुका है कि लोगों की लाशों के ऊपर की राजनीति करी जा रही है। आप मुझे बता दीजिए ना, राहुल गांधी जी, देखिए आज के समय में वो नफरत नहीं है उनको। देखिए चुनाव के समय में क्या क्या बोला जाता है उनके लिए, अभी भी क्या क्या बोला जाता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने दिलों की नफरत किस तरह से निकालते हैं। देखिए अब आवश्यक है कि हम सब मिलकर अपने दिलों की नफरत हटा के सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करें। और सुनिए दूसरा, अरे मैं तो नफरत नहीं, मैं तो डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं। जागरूकता शिविर की बात सुनिए, जागरूकता शिविर अगर आपसे पूछने लगे कितने यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर है, कितने टेस्टिंग सेंटर है, तो आप बता दीजिए ना। सरकार ने सिर्फ 52 टेस्टिंग सेंटर दिए, दिल्ली में रामलला लोहिया और एम्स, 2 तरह के टेस्टिंग सेंटर है। 400 लोगों की लाइनें लगी पड़ी है, 20 से 25 टेस्ट हो रहे हैं वहां पर। आप बता दीजिए ना, क्या सरकार तैयार है हमारी? वो कम से कम जागरूक तो कर रहे हैं, लोगों को बता तो रहे हैं, हर समय पर जाके बातें कर रहे हैं। किसके अंदर कोरोना में राजनीति ऐसा भय फैलाकर चेतन सिंह, जिम्मेदारी होती है सवाल चेतन सिंह आज क्लियर कीजिए कि देश के लोगों को राहुल गांधी ऐसे बयान देकर जागरूक कर रहे हैं या भय फैला रहे हैं? सैनिटाइजर और मास्क को टैक्स फ्री कर दिया है। और देखिए मैं बोलूं, क्योंकि नैतिकता की बातें जो करी जाती है वो सिर्फ कुछ भी बात कीजिए, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ जिसका उत्तर दे दीजिए आप। इस तरह की बात कहकर वो भय फैला रहे हैं, जागरूकता बढ़ा रहे हैं लोगों के बीच। कैसी बातें करूंगा? मैंने कोरोना वायरस से बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, एयरपोर्ट पे भी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो सीधा आ रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। गौरव भाटिया, सरकार की नाकामी का खमियाजा भुगतेगा देश, सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम। राहुल गांधी का इस नाजुक वक्त में बयान क्या बताता है? बोला है ठीक है चेतन। मैं सबसे पहले तो प्रीति जी एक बात कहूंगा, जैसे कांग्रेस आरोप लगा देती है किसी भी एंकर पे, मैं नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन एक बात आपकी जिम्मेदारी का एहसास आपको जरूर दिलाना चाहता हूं। पहले तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहाँ पे, दूसरे कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, और अशोक जी स्वतंत्र हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो भी कुछ आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। 22 मिनट तक आपसे समय मांग रहे हैं कि उसका जवाब हम देना चाहते हैं। आप 4-4 बार प्रमोद कृष्णम जी से उनका कमेंट लेती हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी से भी उनका कमेंट ले लिया जाए? बड़े कष्ट के साथ मैं कहता हूं, ऐसी चर्चा कोई भी सकारात्मक रूप से आपको कोई भी निष्कर्ष पे नहीं ले जा सकती है, इसलिए थोड़ा समय दिया करिए, तभी अच्छी चर्चा हो सकती है।
और मैं समय मध्य दिया गया, प्रदेश लेकिन और चूंकि करोना लगातार दोनों पे सवाल बोलना उन्हीं से हो चाहता रहे हूं, थे, इसलिए थोड़ा उनको समय मौका दे ज्यादा मिल दीजिएगा। गया। अब आप अपनी बात रख लीजिए प्लीज। कोई बात नहीं प्रीत, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने कोरोना पे कहा, मैं कोरोना पे पहले बोलूंगा, उसके बाद मध्य प्रदेश पे भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी 50 साल के अपरिपक्व बालक है। उनको ये नहीं पता कि एक नागरिक होने के तौर पे, मैं बड़ा नेता तो नहीं कहूंगा, उनकी जिम्मेदारी क्या है। एक सकारात्मक रूप में प्रोएक्टिवली सरकार ऐसे ठोस कदम उठाती है कि कोरोना से हम लोग सब मिलकर लड़ते हैं। और सराहनीय है जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उससे कुछ भला जो नहीं होगा। सारे इनको चुप कराइए, पहले चुप कराइए इनको। मैं ऐसे चर्चा करने नहीं आया। कौन है ये? कांग्रेस से पहले प्रवक्ता बन के आइए, उसके बाद बात करिए। चुप हो जाइए, हो गए, बहुत हो गया आपका। अपनी बारी में बोलिएगा। सुनी मैंने आपकी सारी बातें, बीच में मत बोलिए। चेतन जी, जवाब तो सुन लीजिए। वो जनता तय कर लेगी। गौरव भाटिया, आप चुप हो जाइए। धन्यवाद। तो कम से कम ऐसी करें कोरोना के समय। देखिए, सराहना हो रही है आज सरकार तो ना की। करें प्लीज प्रीति जी, फिर मैं इसीलिए आपत्ति दर्ज करता हूं। ये लोग भेजे इसीलिए जाते हैं, दिहाड़ी पूरी मिल जाए और डिबेट को खराब कर दीजिए। कचरा करने आए हैं ये। जब बारी आएगी तब बोलिएगा। फिर से बोल रहा हूं, जब बारी आएगी तो बोलिएगा। आपकी अनुमति लेके मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए, आप कुछ तो बात करिए, कुछ तो तर्क की बात करिए। चुप हो जाइए, आपकी अनुमति नहीं चाहिए। चुप हो जाइए, पहले चुप हो जाइए। प्लीज आपकी अनुमति नहीं चाहिए। पहले प्रवक्ता बनिए, उसके बाद बात लीजिए। करिए। आप कमेंट तभी तो उसका जवाब दे पाएंगे। वो बात क्या रखना चाह रहे हैं, ऐसे तो फिर समय ही जाया होगा और कुछ नहीं होगा। गौरव प्लीज आप अपनी बात माना रखिए। कि आप इस डिबेट के हेडमास्टर हैं, बोलिए। गौरव जी बोलिए, सब सुनना चाहते हैं। गौरव नहीं, आप उनको नहीं रोक रही है ना जब वो गुत्तर कर रही है, इसलिए मेरे को बोला आप लोग मिलकर एक दूसरे पर ये बताते रहिए कि आपने उनको समय ज्यादा दिया, उनको कम दिया, क्यों नहीं दिया। लेकिन जो विषय है उस पर हम बात कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यही महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है, बजाय कि किसको कम और किसको ज्यादा वक्त दिया गया। गौरव भाटिया, हम तो सुनने को तैयार है। गौरव भाटिया जी बोले तो सही। ठीक है, आप तो सुन लीजिए। मैं राहुल गांधी पे कुछ बोलूंगा। हाँ, बोलेंगे तब सुनेंगे ना। देखिए, सबसे पहले मैं समझता हूं, अगर हमें कोरोना वायरस से लड़ना है तो यह भूल जाना चाहिए कि कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में है। जैसे डॉक्टर, नर्सेस दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे हमारे पायलट्स जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे सरकार प्रोएक्टिवली मेहनत कर रही है, और इसमें प्रदेश की सरकारें भी सम्मिलित है। राहुल गांधी को भी समझना चाहिए, अब बड़े हो गए हैं, परिपक्व होइए। राजनीति करने का समय बाद में आएगा। क्या केरला में 25 केसेस हैं कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव आए हैं। वायनाड से उनका जो है सांसद है, गए वहां पे एक बार पूछने, या उन्होंने क्या किया? एक ट्वीट किया, कांग्रेस वर्कर से अपील करी, मदद करिए, नहीं करी। दूसरी बात, शाहीन बाग में धरना अभी भी चल रहा है। वहां पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनकी जान को भी खतरा है। क्या राहुल गांधी एक अपील नहीं कर सकते हैं? मणिशंकर अय्यर को भेजा, सलमान खुर्शीद को भेजा, आज अपील नहीं करेंगे कि धरना प्रदर्शन मत करो? और इसीलिए मैं कहता हूं, जब जब देश किसी संकट से लड़ रहा होता है तो राहुल गांधी सबसे पहले विपक्ष पे खड़े हो जाते हैं कि देश का नुकसान कैसे करना है। अब मैं मध्य प्रदेश में केवल 1 मिनट, प्रीति जी आपकी आज्ञा हो तो मैं पूरी कर लूं बात। देखिए, मध्य प्रदेश में मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, गवर्नर के पद की गरिमा जिस तरह से छीनी जा रही है कांग्रेस द्वारा, वो बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि गवर्नर ये तय करता है कि फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता है कि नहीं है। बात हो रही थी, किसी ने उत्तर नहीं दिया। 22 एमएलए थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया, क्यों 6 का स्वीकार कर लिया, 16 का नहीं, ये नहीं बता पाए ना सर्वोच्च न्यायालय में। तीसरी बात, जब ये 22 एमएलए जा रहे थे, अगर इनको जबरदस्ती ले जाया गया है तो एफआईआर क्यों नहीं करी मध्य प्रदेश पुलिस ने? क्यों मूक दर्शक बनी रही? कार्रवाई क्यों नहीं करी? और इस देश में संविधान को किसी ने तार-तार किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 100 से ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लगाया है चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, और यही इनका चरित्र है कि जनता की इज्जत नहीं करते, और जनता इसीलिए इनको सबक सिखा रही है। ठीक है, चेतन अब जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने कोरोना के ऊपर बात करी। मैंने इनसे पूछा कि बता दिए कितने टेस्टिंग लैब्स हैं, क्या है, नहीं बता पाए। कितने सैंपल, ये नहीं बता पाए। WHO कह रहा है कि हमें थोड़ी सी देर हो गई।
अब देखिए हिंदुस्तान के लिए लोग बहुत ज्यादा तारीफ कंसर्न कर रहा है, है क्योंकि डेवलप कंट्री कैसे अपने आप को किस तरह से उन्होंने किया। क्या अभी इस समय आवश्यक है कि हम सब मिलकर बात करें और चीजों को ट्रांसपेरेंट रखें, पहली बात। इसके ऊपर भी ये क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए इनकी पक्ष में रह के भी ये विपक्ष का काम करते हैं, पक्ष में रह के भी विपक्ष की तरह बातें करते हैं। दूसरी बात, अब देखिए इन्होंने शाहीन बाग की बात करी, एंटी-सीएए, एंटी-एनपीआर। अरे जनाब मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं, गौरव भाटिया जी आपकी इजाजत हो तो मैं बोल लूं, आप तो बीच में नहीं बोलते। आप अपना थोड़ा व्यवहार देख लीजिए, आप अपना व्यवहार मुझको बोलने दीजिए। देखिए अब आपने शाहीन बाग की बात कड़वी दवाई पिला रहा हूं। अरे बरखुरदार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। कोई बात नहीं, आप बोलिए। आपने शाहीन बाग की बात करी, हाँ बिल्कुल, कड़वी दवाई से ही आदमी ठीक होता है। आपने दवाई दे दी, बहुत बढ़िया। सुनिए अब देखिए शाहीन बाग की बात करी, सबसे ज्यादा मुनाफा किसको हो रहा है? गौरव भाटिया जो बैठे हैं। क्यों? एंटी-सीएए, एंटी-एनपीआर, एंटी-एनआरसी से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? इनको सुप्रीम कोर्ट ने दो लोगों को भेजा, मीडिएटर, इंटरलोकेटर बात करने के लिए। क्या सरकार इतनी अपने असक्षम थी कि वो कुछ दो लोगों को कमेटी बना के नहीं भेज पाई? क्यों? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है शाहीन बाग का मुद्दा खत्म हो। दूसरी बात, जागरूक सरकार होती तो इस तरह की समस्या नहीं होती। देखी होंगी वो तस्वीर जब दिल्ली पुलिस गई और उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं उठेंगे। दिल्ली सरकार ये कह चुकी है कि 50 से ज्यादा लोगों को नहीं बैठना चाहिए। उसमें कांग्रेस पार्टी, सुनिए, मणिशंकर अय्यर गए थे कि नहीं गए थे? उनको बोलना चाहिए ना, अब जाना चाहिए वहां पर। अशोक वानखेड़े जी एक कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूं। सच्चाई ये है कि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है। भारत भी हर मोर्चे पर वहां पर हर कोशिश करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में राजनीति करने का वक्त नहीं है, एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने का वक्त है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आर पार में चर्चा जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। राहुल गांधी ने बयान दिया कि सरकार की नाकामी का खमियाजा भुगतेगा देश। सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम साबित हो रही है। मेरा सीधा सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम आपसे कि पी चिदम्बरम तारीफ कर रहे हैं सरकार द्वारा किए गए कामों की, लेकिन राहुल गांधी को वो प्रयास क्यों नहीं दिखाई देते? उन्हें क्यों लगता है कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा देश को? देखिए प्रीति, एक तो राहुल गांधी के कैरेक्टर एसेसिनेशन की सुपारी ले रखी है कुछ लोगों में, उनमें आप शामिल मत होइए। शुभरास्ता जी और गौरव भाटिया शामिल हों, वो ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जो कहा है वो देश की भलाई के लिए कहा। भाषा पे नियंत्रण नहीं रख सकते और सड़क गली के गुंडे की तरह बात करनी है तो टेलीविजन डिबेट में मत आया कीजिए। सुपारी शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं यहाँ पर। आप तो महारानी लक्ष्मीबाई की तरह बात कर रही हैं आचार्य कृष्णन। आपकी भाषा बड़ी मर्यादित है। वाह शुभरास्ता जी, क्या वाह, आपको भाषा हम गली के गुंडे हैं। टेलीविजन चैनल पे कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? गौरव भाटिया, हम आपके पिताजी की उम्र के हैं शुभरास्ता जी, हम गली के गुंडे हो गए। राहुल गांधी कुछ कहते हैं सरकार के लिए और जिस हम बात करें तो सुपारी लेना कैसे हो जाता है, ये बता दीजिए गौरव भाटिया। अरे बच्चे, शुभरास्ता बच्चे, शुभरास्ता जी, सच बड़ा कड़वा होता है, सच बड़ा कड़वा होता है। ऐसा है आचार्य प्रमोद, आपकी भाषा कितनी मर्यादित है सारा देश देख रहा है। हक खो चुके हैं आप। अरे शुभरास्ता जी, तो आपका नाम क्या है? माफी मांगिए। अरे हे रानी लक्ष्मीबाई जी के अवतार, रानी आपकी भाषा कितनी अच्छी है, आपकी भाषा कितनी अच्छी है, सारा देश जानता है। हम गली के गुंडे हैं। प्रयोग करने के लिए माफी मांगिए। आप हमें डकैत सिद्ध करिए, आप डकैत कह दीजिएगा, आप हमारी बेइज्जती कीजिएगा, आप हमारी कितनी इंसल्ट कीजिएगा, आप हमें गाली दीजिएगा, हम आपको गाली नहीं देंगे। टेलीविजन चैनल पर हम नारियों का सम्मान करना सीखते हैं, हमारी संस्कृति वो है, और आपने समझे? वाली भाषा का और आपके संस्कार कितने गंदे हैं, आपके संस्कार कितने ओछे हैं, आपके संस्कार कितने ओछे हैं। मैं आप सभी से खास तौर पर सारे पैनलिस्ट, हम लोग ये चर्चा एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर कर रहे हैं, लेकिन इसमें भाषा की मर्यादा। आचार्य जी, मुझे नहीं समझ आया कि आप जैसे इतने विद्वान व्यक्ति कैसे इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। राहुल गांधी क्यों सियासत कर रहे हैं? गौरव भाटिया, ये देखिए इसमें समझ आएगा और कुछ नहीं। मैं चाहूंगी कि गौरव भाटिया आप बोले। गौरव भाटिया,
देखिए आचार्य जी, बहुत सम्मान के साथ मैं एक बात कहता हूं। आपने कहा चरित्र हनन किया जा रहा है राहुल गांधी का, तो चरित्र हनन तो उसका होता है जिसका कोई चरित्र बाकी हो। और बड़ी पीड़ा के साथ मैं कहता हूं आचार्य जी, आप बताइए, कोरोना वायरस से हमारी ये लड़ाई चल रही है, क्या आप मानते हैं, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, कि राहुल गांधी के इस तरह के ट्वीट या बयान हमारी लड़ाई जो है कोरोना के खिलाफ उसमें हमें मजबूत करती है? नहीं, ये दिखाता है आचार्य जी कि ये ओछी, हल्की और गंदी राजनीति 50 साल का परिपक्व बालक कर रहा है। दूसरी बात, वर्ल्ड, आप बीच में मत बोलिए, दिहाड़ी मिल जाएगी आज आपको। चेतन जी बीच में मत बोलिए, दिहाड़ी आ जाएगी, प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज। देखिए मैं क्या भाषा का वर्ल्ड इस्तेमाल हो रहा है। दिहाड़ी ने प्रीति जी आज तारीफ करी है, चेतन सिंह को दिहाड़ी मिलती है और आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो गली के गुंडे हैं और शुभरास्ता जी का हम सम्मान करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान, खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, भारत माता ऐसी दुष्ट आत्मा अपनी कोख से पैदा करी। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति लगते हैं हमको। परमात्मा भी अगर प्रकट होंगे ना तो पापियों का नाश करेंगे, ये जान लीजिए आचार्य प्रमोद जी। परमात्मा अगर प्रकट होंगे तो पापियों का नाश करेंगे। खड़े होंगे और आप तो आचार्य हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं किस पापी की बात कर रहा हूं। माफ करना, पापी की बात कर रहा हूं जिसका चरित्र हनन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास चरित्र ही नहीं। कोरोना वायरस जैसी लड़ाई के दौरान जो चर्चा हो रही है तो करना जरूरी है क्या अशोक वानखेड़े जी? शब्द को वापस लेंगे अशोक वानखेड़े जी। प्रीति, मैं ये कह रहा हूं हमारे यहाँ जितने भी बैठे थोड़ा भाषा का संयम करें। ना दलाल शब्द उपयुक्त था, ना सुपारी उपयुक्त था। लेकिन राहुल गांधी को यदि उसके बयान को क्रिटिसाइज करना है तो उनको अबोध बालक और उनको विशेषण लगाने की भी जरूरत नहीं है। भाटिया जी का प्रॉब्लम ये है, वो चाहते हैं कि सारे पत्रकार बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बने, वो हो नहीं सकता, वो ठीक है, क्योंकि हर जब एक मिनट गौरव जी बोलने दीजिए। गौरव भाटिया, फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो बोलने नहीं दूंगा। प्लीज गौरव भाटिया, नहीं आप बोलिए, मेरा प्रश्न है, मैं आपकी बात सुनूंगा। एक मिनट विवाद रूप से आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात सुभाष जी बोलने दीजिए। मैंने कहा सुभाष जी ना देखिए, ऊंची आवाज में लगातार बोलने से मैं भी ये कर सकता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट से मत जाइए, सब्जेक्ट में मत जाइए। एक सेकंड हो गई, आपकी प्रकृतियां हो गई। आप दोनों झगड़ा बाहर कर लीजिएगा। हम यहाँ कोई डिस्कशन करने के लिए आए, आप दोनों की गालियां सुनने के लिए नहीं आए। मैं बता रहा हूं, मैं आपको, आप होगी लेखिका अपने घर में, फिर मैं भी बोल सकता हूं। चाह रही थी कि आप लोग बात करें, लेकिन राहुल गांधी को लेकर अगर सवाल पूछा जाएगा तो वो सुपारी लेना कैसे किसी पत्रकार के लिए या फिर राजनीतिक विश्लेषक के लिए, लेखिका के लिए हो जाएगा, ये मैं नहीं समझ पाई। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का शो देखिए अर्पिता के साथ।